गुड मॉर्निंग क्लास 12। ये आपका नेक्स्ट वीडियो है चैप्टर नंबर 1 पाइथन रिवीजन टूर का, पाइथन रिवीजन टूर 1 का। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको लूपिंग स्टेटमेंट बताए थे, थोड़ा सा उसका ओवरव्यू दिया था जो कि आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। उसी के बाद यहाँ पर अब नेक्स्ट जो आपका है, नेक्स्ट क्या कहेंगे बल्कि लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, जो आपकी बुक में दिया हुआ उसका लास्ट टॉपिक है। लेकिन ये लास्ट वीडियो नहीं है, क्योंकि बहुत सारे, मैंने उस दिन भी आपसे कहा था कि बहुत सारे ऐसे और बहुत सारे प्रोग्राम हैं जो क्लास 12th लेवल के हिसाब से हैं, जो कि आपने पुराने, जो आपने 11th में जो भी कुछ पढ़ा हुआ था उसी से रिलेटेड और भी कुछ नए प्रोग्राम हैं जो कि पूछे जाते हैं एग्ज़ाम्स में, जो कि पूछे जाते नहीं हैं बल्कि पूछे गए हैं आपके क्लास 12th वाले बोर्ड एग्ज़ाम में। तो उनसे रिलेटेड कई सारी वो प्रोग्राम मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा, जो कि आने वाले वीडियोस में होगा। एक वीडियो में 2-3 प्रोग्राम तो एक्सप्लेन हो ही जाएंगे। ठीक है, उससे पहले कल मैंने आप लोगों को किस तरह से वो पाइड्रॉइड 3 जो है, जो एक ऐप है जिसके थ्रू हम पाइथन प्रोग्राम रन करा सकते हैं आप लोग अपने मोबाइल पे इजीली, वो दिया था। तो उस पर आज या कल में, आज तो ये वीडियो सेंड करेंगे और कल या जब आने वाले दिनों में 1-2 दिन में, तो मैं आप लोगों को इसके पाइथन जो आपका पहला चैप्टर चल रहा है पाइथन रिवीजन 2, इसका हालांकि चैप्टर 2 हैं लेकिन जो नोट्स हैं वो एक ही में है। ठीक है, तो उसके कुछ नोट्स मैं आपको दूंगा जो कि जितना अभी तक आपको बताया गया है उसके हिसाब से होंगे। आगे के जो चैप्टर स्ट्रिंग वाले चैप्टर हैं और कई सारे चैप्टर हैं उनके नोट्स बाद में देंगे। पहले स्टार्टिंग के कुछ जो अभी कुछ चीज़ें जो डिस्कस हुई हैं उनसे रिलेटेड कुछ नोट्स आपको पाइथन रिवीजन टूर का बाद में देंगे। पाइथन रिवीजन टूर में आपका स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल्स, डिक्शनरी, सॉर्टिंग, ये सब कुछ कवर हो जाएगा। ठीक है, इसके आगे आने वाले उसके बाद देंगे, लेकिन दोनों के नोट्स एक ही में बने हुए हैं, वो एक ही है। पाइथन रिवीजन टूर पहला दूसरा चैप्टर एक ही में मर्ज करके नोट्स मिला था मुझे कहीं से, जो कि अच्छे नोट्स हैं, तो वही नोट्स आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, तो उस नोट्स में बहुत सारे प्रोग्राम है, थ्योरी वेरी उसमें नहीं होगी, थ्योरी वेरी बहुत कुछ आती होती है नहीं, प्रोग्रामिंग ही आती है, एरर करेक्शन वाले ज़्यादा आते हैं। तो वो ऐसे प्रोग्राम हैं जो पहले आ चुके हैं एग्जाम्स में, पहले पूछे जा चुके हैं, कुछ उसमें पूछे गए हैं, कुछ आपकी उसके लिए है। ठीक है, तो वो सारे उसमें होंगे, तो वो सारे भी पहले इसको ये सारी थ्योरी आज जंप स्टेटमेंट बताने के बाद अगले वीडियो में 2-3 वीडियो 4 वीडियो और आएंगे इसी चैप्टर से रिलेटेड, पहले चैप्टर 1 से रिलेटेड आपके, तो उसमें वो सारे प्रोग्राम आपको एक्सप्लेन किए जाएंगे। ठीक है, तो ये नेक्स्ट आपका आता है जंप स्टेटमेंट। इसमें 2 होते हैं, एक होता है ब्रेक, एक होता है कंटिन्यू। ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ क्या होता है, एक प्रोग्राम यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है, क्लास 11th का ही आपका प्रोग्राम है। ब्रेक स्टेटमेंट क्या होता है कि जहाँ भी ब्रेक स्टेटमेंट लूप के अंदर या कहीं पर भी अगर आता है तो वो क्या करता है कि वो जहाँ पर भी अपीयर होगा वो उसकी कंट्रोल को, लूप के कंट्रोल को तुरंत लूप से बाहर लेकर जाएगा, टेक द कंट्रोल आउट ऑफ द लूप। वो जो भी प्रोग्राम फ्लो हो रहा है, ब्रेक स्टेटमेंट अपीयर होते ही वो कंट्रोल सीधे रूप से बाहर कर देता है। कहीं कहीं किसी प्रोग्राम में से ज़रूरत पड़ती है कि हमको तुरंत इमीडिएटली जो प्रोग्राम है उसमें पूरा रन नहीं कराना है, हमको बीच में कहीं कुछ इस वैल्यू को इंसर्ट करना है, ऐसा कुछ करना है, तो वहाँ पर हम ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। ऑटोमेटिकली जैसे ही ब्रेक स्टेटमेंट आएगा प्रोग्राम में, जहाँ पर भी जिस भी पॉइंट में जिस भी कंडीशन पे, तुरंत ही वो लूप के कंट्रोल को बाहर कर देता है, लूप से तुरंत बाहर निकल जाएगा, पूरा लूप एग्जीक्यूट नहीं होने देगा। ऐसा करना पड़ता है, कभी कभी ऐसा होता है, कुछ प्रोग्राम ऐसे होते हैं जहाँ पूरे लूप को एग्जीक्यूट नहीं कराया जाता है, वहाँ पर उसको एग्जिट कराने के लिए उसको इमीडिएटली एग्जिट कराना है। जो भी प्रोग्राम चल रहा है उसको इमीडिएटली लूप से, जो भी वैल्यू उसमें घूम रही है लूप के अंदर, उसको इमीडिएटली उसको लूप से एग्जिट कराने के लिए हम लोग ब्रेक का यूज़ करते हैं। कंटिन्यू का भी यूज इस तरह होता है, टेक द कंट्रोल टू द बिगिनिंग ऑफ द लूप बैक अगेन एंड अपडेट द लूप वेरिएबल। जैसे ये अगर ये बिगिनिंग का कंटिन्यू का काम क्या होता है, कंटिन्यू में ऐसा करते हैं वो कि जो भी लूप चल रहा है वो जैसे ही कंटिन्यू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, जिस भी कंडीशन पे वो कंटिन्यू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, तुरंत जो फ्लो है वो तुरंत बाहर निकलेगा और स्टार्टिंग में चला जाएगा और लूप के वेरिएबल को अपडेट कर देगा। मतलब उसके अगर आगे की जो भी वैल्यू आनी है वो वैल्यू ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगी। नॉर्मली क्या होता है कि पूरा जब एक वैल्यू पूरे लूप में घूमती है, फिर उसके बाद ऊपर जाती है, फिर उसके बाद कंडीशन पे जाती है, तब अपडेट होती है। यहाँ पर वो लूप की वैल्यू अंदर तो आएगी, लेकिन जहाँ पर कंटिन्यू स्टेटमेंट को देखेगी वैसे ही वो तुरंत बाहर निकल जाएगी, आगे की स्टेप परफॉर्म नहीं करेगी और अपने आप से वो नेक्स्ट वैल्यू पर चली जाती है। तो ये होता है आपके कंटिन्यू का यूज़। ठीक है, तो यहाँ पर एक प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम लिखा हुआ है, राइट अ प्रोग्राम टू स्किप अ नंबर बिटवीन अ गिवन रेंज। कह रहा है एक रेंज दी हुई है, उस रेंज के बीच में आपको एक नंबर को स्किप करना है। मतलब हमको ऐसा कुछ करना है, इसका जो आउटपुट आएगा कुछ इस तरीके का होगा। आउटपुट इसका आउटपुट याद रखें आउटपुट को कि यहाँ पर हमारी इनिशियल वैल्यू 0 है और फाइनल वैल्यू
11 है, मतलब 11 है तो मतलब ये 10 तक एग्जीक्यूट होगा। भाई 11 फाइनल वैल्यू है तो ये 10 तक एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि आपको पता होगा फॉर लूप हमेशा एक पीछे चलता है। तो ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें कोई इनपुट हमें नहीं करना, हमें कोई वैल्यू इनपुट नहीं करनी है, हमको 0 से लेकर 10 तक नंबर प्रिंट कराने हैं, लेकिन उसमें से एक नंबर हमको स्किप करना है, वो कुछ भी करके वो एक नंबर हटा देना है। ठीक है, वही फॉर लूप चलेगा, लेकिन एक नंबर स्किप करने के लिए हम कंटिन्यू का यूज करेंगे, एक नंबर स्किप ना हो। तो ये 0 से स्टार्ट होगा और 10 तक जाएगा। क्यों 10 तक जाएगा? क्योंकि फाइनल वैल्यू 11 है, तो उससे एक पीछे हमेशा रहता, आगे नहीं रहता है। जितने भी पाइथन के फॉर लूप होते हैं उसमें फाइनल वैल्यू से वो वैल्यू हमेशा एक पीछे होती है। मैंने पहले भी बताया था कि बाकी जो सी और सी प्लस प्लस और जावा में जो लूप लगते हैं फॉर लूप, उसमें भी फॉर लूप होता है, उसमें भी फॉर लूप होता है, उसमें भी इफ एल्स होता है, उसमें भी व्हाइल लूप होता है, सारी चीजें उसमें भी होती हैं। लेकिन फर्क वहां पर ये होता है कि वहां पर जो भी इनिशियल वैल्यू दी होगी, जो फाइनल वैल्यू दी होगी, वहां तक वो पूरा पूरा जाता है। तो वो थोड़ा सा उसका स्ट्रक्चर ही अलग होता है, क्योंकि ये स्ट्रक्चर ईजी है, उसका स्ट्रक्चर डिफिकल्ट होता है। इसीलिए पाइथन की पॉपुलैरिटी गेन होने के पीछे कारण ये है कि इससे पहले वाली जो लैंग्वेजेस थी उसमें कोड बहुत ज़्यादा होता था। जो सी वी का फॉर लूप है बहुत अजीब तरह का, फॉर आई, उसके बाद उसमें फॉर लूप लगाएंगे, फिर ब्रैकेट के अंदर इनिशियल वैल्यू देंगे, फिर सिंगल डबल कोट सेमी कॉलन देंगे, फिर उसमें मिडिल वैल्यू देंगे, उसके बाद फाइनल वैल्यू देंगे। उसमें गलती होने के चांस ज़्यादा होते हैं, गलती नहीं, फॉर आई सिंपल सा है, बहुत सिंपल होता है। वो आप लोगों ने यूज़ नहीं किए हैं इसलिए आप लोगों को नहीं पता, लेकिन मैंने यूज़ किया, उसमें एरर होने के चांसेस बहुत होते हैं, बहुत लाइन लिखी जाती है। एक ही छोटे से प्रोग्राम के लिए वो 4-5 लाइन तो फर्जी लिखी जाती है, इसमें वो काम नहीं किया जाता है। ठीक है, इसका आउटपुट जो होगा इस प्रोग्राम का वो कुछ इस तरह होगा, 0 1 2 3 4 6 7 8 9 और 10 ये होगा। ठीक है, ये इसका आउटपुट है। इसमें जो 5 वाली वैल्यू है वो मिसिंग है। कारण क्या है? देखो, हमको ये प्रोग्राम ऐसा बना था कि एक वैल्यू को मिस करे, तो यहाँ पर हमें डायरेक्टली, और वो रेंज हमें पहले से पता है, हमको कीबोर्ड से नंबर इनपुट करने की जरूरत नहीं है, हमको 0 से लेकर 10 तक में हमें नंबर प्रिंट करने हैं, लेकिन एक वैल्यू को स्किप कराना है। तो स्किप कराने का सबसे सही तरीका है फॉर आई इन 0 to 11 हमने दे दिया, क्योंकि हमको 10 तक जाना है। फिर यहाँ पर दे दी इफ कंडीशन, इफ i = 5, अगर i की वैल्यू 5 होती है तब कंटिन्यू का यूज होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब i देखो, यहाँ से i पहले i की वैल्यू 0 है, यहाँ पर i चेक करेंगे, ये कंडीशन फॉलो हो रही है, अपने आप से i प्रिंट होगा, i की वैल्यू 0 प्रिंट होगी। फिर ऊपर जाएगा, ऊपर जाते ही वो वैल्यू अपडेट हो जाएगी, 0 से वो 1 बन जाएगी। फिर यहाँ पर आएगी, चेक करेंगे, अभी i की वैल्यू 5 के इक्वल नहीं हो रही है, फिर 100 हो जाएगा। इसी तरह वो 4 तक जाएगा, 4 प्रिंट करेगा, ऊपर जाएगा, वैल्यू अपडेट हो जाएगी, 5 बन जाएगा। जैसे यहाँ पर आएगा 5 = 5 और 5 में मैच करेगा, तुरंत ये कंटिन्यू एग्जीक्यूट होगा, और जो कंट्रोल है वो इतना आगे नहीं जाएगा, वो वापस ऊपर चला जाएगा और वैल्यू को आगे अपडेट करेगा। देखो उसमें क्या है, कंट्रोल स्टेटमेंट इन एफिशिएंट, टेक द कंट्रोल टू द बिगिनिंग ऑफ द लूप बैक अगेन एंड अपडेट द वेरिएबल, कि जो कंट्रोल है उसको लूप की बिगिनिंग में लेके चला जाता है और वैल्यू को अपडेट भी कर देता है, मतलब उसके आगे जो भी वैल्यू आनी होगी वो वैल्यू अपने आप से उसमें अपडेट कर देता है। तो ये इसका एक बड़ा फायदा है। यहाँ पर नॉर्मली क्या है, पूरा लूप एग्जीक्यूट होने के बाद वैल्यू अपडेट होती है, यहाँ पर ये कंटिन्यू आते ही ये आगे जाएगा, कंटिन्यू के बाद तुरंत वो बिगिनिंग में जाएगा और आगे की वैल्यू चला जाएगा, तुरंत वो 6 पे पहुंच जाएगा। जो 6 है वो 5 के इक्वल होगा नहीं, तो फिर से वो आगे तक प्रिंट करता जाएगा, तब तक प्रिंट करेगा जब तक वो 11 पे ना पहुंचे। जैसे 11 पे वो पहुंचेगा वहीं रुक जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक पीछे वैल्यू ही लेता है। ठीक है, तो सिंपल सा प्रोग्राम है। कंटिन्यू का यूज सिर्फ यही है कि जैसे यहाँ पर भी हमको कोई वैल्यू स्किप करानी हो, कुछ ऐसा करना हो जिससे कि कंट्रोल हमको इमीडिएटली कंट्रोल को बाहर ले जाना है, लेकिन बाहर ले जाने का मतलब ये नहीं है कि उसको लूप से बाहर करना है, उसको लूप की बिगिनिंग में ले जाना है। तो कंट्रोल को अगर हमको जो प्रोग्राम का कंट्रोल है उसको लूप की बिगिनिंग में ले जाना है तो कंटिन्यू यूज करेंगे, लेकिन अगर कंट्रोल को हमको इमीडिएटली बाहर कर देना है, जैसे वो वैल्यू आए वो उससे बाहर हो जाए, तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ फिर तो उसके लिए हम ब्रेक का यूज करेंगे। अगर हम इसी में ब्रेक का यूज करेंगे, अगर हम यहाँ पर कंटिन्यू की जगह पे ब्रेक का यूज करते हैं, ठीक है, हमने यहाँ लिखा ब्रेक, तो ये क्या होगा, इसमें क्या होगा, ये आउटपुट से चेंज करता है। ठीक है, जहां पर 5 पे ब्रेक लगा है, जैसे 5 पे वैल्यू आएगी, पहले तो नॉर्मली जैसे था वैसे करेंगे, जैसे 5 पे वैल्यू आएगी तुरंत ये कंट्रोल जो है, जो वैल्यू है वो लूप से बाहर निकल जाएगा। ये 5 वाली वैल्यू को ही ब्रेक करेगा, 0 से लेके 4 तक करेगा। तो ब्रेक और कंटिन्यू का यूज यही है, ब्रेक यूज करेंगे तो लूप का जो भी काम, जो भी लूप की वैल्यू चल रही है
वो तुरंत लूप से बाहर निकल जाएगा, उसके बाद वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। कभी कभी ऐसा करना पड़ता है कि वहाँ पर वो लूप काम नहीं करेगा, तुरंत उससे वो ब्रेक लग गया और वो बाहर चली जाएगी। लेकिन अगर हमको एक वैल्यू स्किप करनी है तो उसके लिए हम कंटिन्यू का यूज करें। तो सेम प्रोग्राम में हम ब्रेक भी समझ सकते हैं। यहाँ पर प्रोग्राम का स्टेटमेंट चेंज हो जाएगा। स्टेटमेंट अगर हम ब्रेक का यूज कर रहे हैं फिर वो उसी तक लेगा जहाँ ब्रेक को कराना है। उनको ब्रेक कराना है, ये प्रोग्राम का मतलब चेंज हो गया। मतलब ये हो गया कि ये उस वैल्यू तक प्रिंट करेगा जहाँ पर हम ब्रेक कर रहे हैं, उसके एक पहले तक प्रिंट करेगा। उसके बाद की वैल्यू, जैसे अब यही मान लो 10 कर दें, यही पर हम 10 कर देंगे वैल्यू को, कुछ नहीं है। तो ये प्रोग्राम का आउटपुट 3 4 5 6 7 8 9 ये आउटपुट होता है। ये 9 तक सारी वैल्यूज प्रिंट करेगा और बाकी की वैल्यूज को वो 10th वाली वैल्यू को वो ब्रेक हो जाएगा। जैसे 10th वैल्यू आएगी ब्रेक हो जाएगा, उसके बाद की वैल्यू वो प्रिंट नहीं करेगा। तो ब्रेक और कंटिन्यू का यूज कहीं कहीं पे होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा ऐसे कोई यूज बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन इसमें भी इतना समझ लो, जब आप ब्रेक का यूज करते हैं तो ब्रेक स्टेटमेंट जहाँ पर भी आएगा तुरंत कंट्रोल जो है वो लूप से बाहर निकल जाएगा। लेकिन कंटिन्यू स्टेटमेंट अगर कहीं पे आता है तो कंट्रोल लूप से बाहर नहीं निकलेगा, वो स्टार्टिंग पे चला जाएगा, जहाँ से लूप स्टार्ट होता है वहाँ चला जाएगा और उसकी वैल्यू को अपडेट भी कर देगा। तो ये रोल होता है जंप स्टेटमेंट। इन दोनों को बोलते हैं जंप स्टेटमेंट, जिसकी वजह से इनका यूज भी कहीं कहीं पर प्रोग्राम बनाते समय कई बार इसका यूज करना पड़ता है। हो सकता है आगे इसका यूज आए तो वहाँ पर और चीज़ें क्लियर होंगी, लेकिन इसका जो बेसिक मतलब है बस वही है कि ब्रेक यूज करेंगे तो कंट्रोल को वो जहाँ पर भी ब्रेक अपीयर होता है कंट्रोल बाहर निकल जाता है, वैल्यू बाहर निकल जाती है। और अगर हम कंटिन्यू यूज करते हैं तो वो वैल्यू को स्किप कर देता है। वो वैल्यू स्किप नहीं करता, बस वो जो कंट्रोल है वो स्टार्टिंग में चला जाएगा और जो भी वैल्यू आगे की है उसको वो अपडेट कर देगा। देखो नेक्स्ट जो एक लूप होता है, इस तरह का लूप भी एक मैंने आप लोगों को कराया था कि हम यहाँ पे देखो बाकी जो लैंग्वेजेस होती हैं, बाकी लैंग्वेजेस में क्या है, एक है कि हम फॉर लूप के साथ एल्स का यूज़ नहीं कर सकते। इफ़ के साथ एल्स का यूज़ कर सकते हैं लेकिन और किसी के साथ एल्स का यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन पाइथन सिर्फ एक ऐसी है जो जितनी मैंने अभी तक पढ़ी है, C++, जावा जितनी भी पढ़ी है थोड़ी बहुत, उनमें पाइथन एक ऐसी है जिसमें हम फॉर के साथ भी एल्स यूज़ कर सकते हैं और वाइल के साथ भी एल्स यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये एक जगह पे क्लास 11th में एक प्रोग्राम था उसमें थोड़ा सा बताया था एक जगह पे, लेकिन यहाँ फिर से उसको देख लो कि फॉर लूप तो है ही कि फॉर में भी अगर हम कंडीशन लगाना चाहें, हम एक फॉर के साथ दूसरी अलग कंडीशन लगा, नॉर्मली फॉर में क्या होता है जो रेंज में होता है वो एग्जीक्यूट करता है, लेकिन हम फॉर के साथ भी अगर कंडीशन लगाना चाहें तो यहाँ पर वो चीज़ पॉसिबल है। ठीक है, तो यहाँ पर पॉसिबल है का मतलब कि यहाँ पर हम उस चीज़ को हम एल्स का यूज़ भी कर सकते हैं। ये तो खाली एक समझाने के लिए प्रोग्राम बना दिया, ऐसा कोई खास प्रोग्राम नहीं है, मतलब बुक में एक एग्जाम्पल है। तो इसमें कह रहा है कि हमको एक फॉर लूप यूज़ करना है, फॉर ए इन रेंज 1 to 4। यहाँ पर इनिशियल वैल्यू 1 है और फाइनल वैल्यू 4 है, मतलब ये लूप वैल्यू 3 तक जाएगा। ठीक है, अब इफ़ ए इज़ ए मॉड्यूलस 8, मतलब कह रहा है कि ए पे जो भी वैल्यू है उसको 8 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर अगर 0 आता है तब तो ये ब्रेक होगा, अदरवाइज वो वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, अदरवाइज वो वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। यहाँ फॉर और एल्स का खाली यूज़ करना आपको बताया है, बाकी इस प्रोग्राम में ऐसा कुछ खास नहीं है। 1 से लेकर 3 तक नंबर तो आप वैसे भी प्रिंट करा सकते हो, बस फॉर और एल्स और ब्रेक का भी यूज़ देख लो कैसे होता है। तो यहाँ पर जो कंडीशन दी है तो पहले और कह रहा है कि एल्स में क्या होगा कि जब ये पूरी ए की वैल्यू सारी एग्जीक्यूट हो जाएगी, या जो भी एल्स में क्या होगा, एल्स में एक इन्होंने सिर्फ लाइन एक दे दी है प्रिंटिंग ऑल एलिमेंट की, ऑल एलिमेंट को हम प्रिंट करा रहे हैं, बस एल्स का यूज़ दिखा रहे हैं कि एल्स भी हम यूज़ कर सकते हैं कि वो फॉर को एग्जीक्यूट करने के बाद या फॉर में अगर वो वैल्यू फॉल्स होती है, फॉर में अगर हम फॉर लूप के अंदर वो वैल्यू जाती है और उसमें वो वैल्यू फॉल्स होती है तो वो अपने यहाँ पर फॉर भी यूज़ हो रहा है, इफ भी यूज़ हो रहा है, ब्रेक भी यूज़ हो रहा है, एल्स भी यूज़ हो रहा है। लेकिन ये एल्स जो है वो इफ के साथ नहीं लगा हुआ है, ये एल्स जो है वो फॉर के साथ लगा हुआ है, ये फॉर एल्स लूप है। इसीलिए मैंने पहले बताया कि पाइथन में फॉर के साथ एल्स का यूज़ कर सकते हैं और वाइल के साथ भी एल्स का यूज़ कर सकते हैं। यही स्पेस की बड़ी एडवांटेज होती है कि वाइल के साथ भी हम यहाँ एल्स यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ इफ़ के साथ एल्स का यूज़, यहाँ इफ़ के साथ एल्स का यूज़ तो हर लूप में होता है, लेकिन फॉर के साथ एल्स का यूज़, वाइल के साथ एल्स का यूज़ सिर्फ इसी में होता है, बाकियों में नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ऐसा उसको डिज़ाइन ही नहीं किया गया है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी डिज़ाइन की जाती है, इसको भी डिज़ाइन करने के बाद ही उसको आगे करते हैं, तो उसको इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि हम फॉर के साथ एल्स का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर ए जो है वो 1 से स्टार्ट होगा, ए फिर 1 डिवाइड का 1 को फिर इफ में आएगी एक 1 की वैल्यू, तो 1 जो है 8 से डिवाइड होगा, 8 से डिवाइड होगा तो पॉइंट में आंसर आएगा, रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तो ब्रेक पे वो नहीं जाएगा, फिर एलिमेंट इज 1 प्रिंट कर देगा, ए की वैल्यू प्रिंट वाले स्टेटमेंट पे आ जाएगी जो इफ के बाद इफ के नीचे लिखा हुआ है, और एलिमेंट इज 1 देखो आउटपुट मैंने वहाँ लिख दिया है, एलिमेंट इज 1 अपने आप से प्रिंट हो जाएगा, फिर ये वैल्यू ए के ऊपर जाएगी और तब तक एग्जीक्यूट होती रहेगी जब तक वो इफ वाली कंडीशन को
सेटिस्फाई नहीं करती, लेकिन ये इसकी किसी भी नंबर पे इफ़ वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी वैल्यूज़ आएंगी वहाँ पर यहाँ पर 0 होना ही नहीं है, 0 आएगा ही नहीं। तो 0 नहीं आएगा तो ऑटोमेटिकली अपने आप से ये एग्जीक्यूट होता रहेगा। अगर मान लो अगर हम यहाँ वैल्यू चेंज कर दें, और ये प्रिंट जो ये लास्ट वाला जो प्रिंट है एल्स के साथ, ये बस ऐसे ही आपको समझाने के लिए दे दिया गया है कि फॉर के साथ हम प्रिंट का यूज़ कर सकते हैं। अगर हम मान लो यहाँ पर हम वैल्यू रखते हैं 8, जो फाइनल वैल्यू है उसको हम 9 रख दें, मान लो उसको हम वैल्यू को चेंज कर देते हैं, वहाँ पर हम वैल्यू 9 पुट कर देते हैं। तो 9 पुट करने की कंडीशन में क्या होगा, आउटपुट हमारा चेंज हो जाएगा। ठीक है, हमने फाइनल वैल्यू को 9 कर दिया। अब ये वैल्यू जो है, ये जो ए की वैल्यू है वो 8 तक जाएगी। तो पहले तो जैसे प्रिंट हो रहा था वैसे होता रहेगा, जब 1 आएगा तो भी रिमाइंडर हमारा 0 नहीं होगा, क्योंकि ये जो मॉडुलस का साइन होता है ये रिमाइंडर के लिए होता है। 1 आएगा तो भी रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, 2 आएगा तो भी रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। इस तरह से वैल्यू आगे बढ़ती जाएगी। जब वो वैल्यू 7 आएगी तो भी रिमाइंडर 7 को अगर हम डिवाइड करेंगे 8 से तो भी रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आएगा, आगे वो प्रिंट करता जाएगा। जैसे ही वैल्यू 8 होगी, जैसे ही ये फाइनल वैल्यू के पास पहुंचेगा, वैल्यू हो जाएगी 8 डिवाइडेड बाई 8। ठीक है, 8 को 8 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 0। यहाँ क्वेश्चन की बात नहीं हो रही, रिमाइंडर की बात हो रही है। तो जैसे 0 आएगा ऑटोमेटिकली ब्रेक जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, और ये नीचे वाला जो ये लूप है, नीचे वाली ये लाइन नहीं प्रिंट करेगा, ये लूप से बाहर आ जाएगा, ये फॉर लूप से बाहर आ जाएगा। और ये एल्स वाला जो जैसे था वो तो वैसे एज इट इज प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये ब्रेक का भी अगर हम इसमें वैल्यू हमने चेंज कर दी है तो यहाँ पर ब्रेक का भी यूज हो जा रहा है। जैसे ही वैल्यू 8 हो रही है ब्रेक हो जाएगा, ब्रेक होते ही ये कंट्रोल जो है वो बाहर निकल जाएगा, जो ए की वैल्यू है वो लूप से बाहर चली जाएगी, वो आगे फिर से उसकी वैल्यू आगे नहीं बढ़ेगी। अगर हम इस पर कुछ और भी वैल्यू कर दें, 9 या 10 भी कर दें तो भी ये इतना ही चलेगा, इसके आगे ये प्रोग्राम रन नहीं होगा। तो यहाँ ब्रेक का भी यूज़ हो रहा है और फॉर और एल्स का भी यूज़ हो रहा है। ठीक है, इस प्रोग्राम को आप लोग रन करा लें, मैंने वो आपको दिया ही है किस तरह से आपको इंस्टॉल करना है। इसको इंस्टॉल करके रन करा के देखिए, अगर कुछ एरर आती है तो फिर मुझे बताएं, इसको फिर उसमें करेक्शन करें, क्योंकि मैंने रन नहीं करा है, मैंने ऐसे डायरेक्टली इसको लिख दिया है, क्योंकि हालांकि फ्लो के हिसाब से समझ में आ रहा है कि इसमें ऐसे कोई एरर तो नहीं आनी चाहिए। और कुछ प्रोग्राम्स मैं आप लोगों को कल परसों में भेजूंगा, उनको आप रन भी कराएंगे और उसका एक्सप्लेनेशन भी आपको वीडियोस के थ्रू बताया जाएगा कि किस प्रोग्राम में क्या हो रहा है, कौन सी एरर कहाँ पर है, किस तरह की। नॉर्मली जो क्वेश्चंस आते हैं वो यही होते हैं कि इसमें एरर डिटेक्शन ही होता है, एरर कहाँ पर कितनी एरर आई है वो हमें बताना होता है, कौन सी एरर आई होती है उसको करेक्ट करना होता है। प्रोग्राम बनाने को तो बहुत कम आता है, प्रोग्राम बनाने वाला तो पाएगा वो बहुत डिफिकल्ट भी आता है, बहुत डिफिकल्ट सा कोई प्रोग्राम देते हैं बनाने को। देखो डिफिकल्ट जो प्रोग्राम बता रहे हैं ये प्रोग्राम शायद बिल्कुल भी ना आए आपके एग्जाम में, लेकिन जब तक आप इन प्रोग्राम्स को नहीं बनाओगे तब तक वो आपके डिफिकल्ट वाले प्रोग्राम कभी भी नहीं बन पाएंगे। इसीलिए पूरी कोशिश ये है कि इसको ये पूरा कोर्स खत्म हो जाए, 1 महीने सिर्फ प्रोग्रामिंग पे ही जोर दिया जाए, क्योंकि डेटाबेस आप लोग कर लोगे, वो कोई मुश्किल नहीं है, वो ईजी है, पहले भी आप लोगों ने किया है। ठीक है, उतना ही थोड़ा सा उसमें और बढ़ जाएगा। और नेटवर्किंग वाला पार्ट में रटना है तो उसमें भी कोई बहुत दिमाग नहीं लगाना, जो दिमाग लगाना है वो इसी 40 नंबर में लगाना है। तो इस 40 नंबर के खेल में अगर आप 20-25 नंबर भी कर ले गए तो भी आपके अच्छे खासे मार्क्स हो जाएंगे, आप 80-90 तक आराम से पहुंच जाओगे। थोड़ा बहुत इधर उधर होगा तो भी 80-90-85 तक आपके नंबर आ जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए प्रोग्रामिंग जैसे आप लोग मैथ डेली पढ़ते हो वैसे थोड़ा 2-3 ही प्रोग्राम बनाओ, डेली प्रोग्राम बनाओ। नहीं बनाओगे तो ये हैबिट में नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ सिंटैक्स है ये याद ही नहीं आते हैं बहुत बार। जी मैथ तो आप लोग बचपन से पढ़ रहे हो, आपको हर चीज़ हर पॉइंट अच्छी तरीके से लर्न है, लेकिन ये सब नई चीज़ें आपके लिए नई हैं। अभी 1 ही साल हुआ आपको प्रोग्रामिंग पढ़ते हुए, वो भी पाइथन जैसी प्रोग्रामिंग, और बीच बीच में ब्रेक भी हो जाता है, नहीं हो पाता है। तो इसलिए अब से लेकर जब ये चैप्टर स्टार्ट हुआ है और तब से जब तक एग्जाम नहीं हो जाता तब तक ये मान लो कि आधा घंटा 1 घंटा आपको, आधे घंटे ही सही, आप कंप्यूटर डेली आप थोड़ा कंप्यूटर सब्जेक्ट पे भी जोर दें बाकी के सब्जेक्ट की तरह। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तो आपका चल ही रहा है, साथ में आप कंप्यूटर पे भी थोड़ा ध्यान दें, वरना ये भी आपके लिए दिक्कत कर देगा, क्योंकि अब ये ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं है, ये मेन सब्जेक्ट है। ऑप्शनल सब्जेक्ट में तो फेल हो गए तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता रिपोर्ट कार्ड पे,
हालांकि कोई फेल होता नहीं है, लेकिन अब ये मेन सब्जेक्ट है, यहाँ पर अगर कुछ भी हुआ तो सीधे सीधे कंपार्टमेंट ही आ जाएगी। तो इसलिए आती नहीं है किसी की, ऐसा नहीं है कोई, क्योंकि सब बच्चे कर ले जाते हैं, बहुत ऐसा कोई दिक्कतें नहीं आती हैं। लेकिन फिर भी मेरा कहने का मतलब है कि आप लोग उस पर जो ध्यान दें, उसको हल्के में बिल्कुल भी मत लें। फिजिक्स मानते हैं कि ये फिजिक्स और मैथ जितना ही डिफिकल्ट है, और उससे उतना टाइम तो नहीं, लेकिन उससे थोड़ा टाइम तो आपको देना होगा यहाँ पर। ठीक है, तो इस चीज़ को आप प्रोग्राम्स रन कराने की कोशिश करें। जहाँ दिक्कत आए उसमें आप मुझे मैसेज करके, कॉल करके भी कंफर्म कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।